आजकल दर्पण देखती हूँ तो अचरज में पड़ जाती हूँ। यह क्या वाकई मैं हूँ? रोशनी के नीचे जाकर दोबारा चेहरा परखती हूँ। एक किरण प्रकाश क्या मिल जाता है। आँखें यूं चमक उठती हैं जैसे प्रकाश ऊपर से न पड़कर आँखों से फूटकर निकल रहा हो। मैं अपने को समझाती हूँ कुछ नहीं है, नाटक में अभिनय कर रही हूँ ना, फ्रांसीसी काउंटेस का। सुन जो रखा है, फ्रांसीसी औरतें बड़ी रंगीन होती हैं। बस उसी रंगीनी का मुझ पर असर हो गया है। पागल भी तो कम नहीं हूँ। जब अभिनय करती हूँ तो चरित्र को आत्मसात करके, जैसे मैं नहीं, वही हूँ जिसके बारे में नाटक लिखा गया है। सुना है इस पागलपन को मेथड एक्टिंग कहते हैं। अपने को तो पता नहीं, किसी स्कूल में जाकर अभिनय की शिक्षा ली नहीं। अरे हम तो मंच के बगैर अभिनय करते हैं, मंच से भला क्या डरेंगे। अपना तो यह हाल था कि जब कोई किताब पढ़ने बैठे तो ऐसे आत्मविभोर होकर कि कुछ एक पन्नों के बाद पात्रों के संवाद उन्हीं की जुबानी बोलने लगे। ऐसे पागल को किस्मत से मंच मिल जाए तो कहना क्या। आजकल मगर एक दूसरा डर सताने लगा है। मंच से अलग होकर अभिनय कर ही नहीं पाती। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब तो बात मुंह से यूं निकल जाती है जैसे दिमाग में कभी आई ही न हो। सीधे मुंह में पैदा होकर जुबान की राह बाहर फिसल गई हो। तभी ना आईने में अपनी सूरत पहचाननी मुश्किल हो गई है। अब उसी दिन को लो, अच्छा खासा झमेला खड़ा हो गया था। उस दिन अपने क्लब में नाटक की रिहर्सल शाम के बजाय सुबह रखी गई थी। 10 बजे दिसंबर की सुबह, धूप से लबरेज। उस दिन जरूर रविवार रहा होगा, वरना रिहर्सल सुबह न रखी गई होती। मुझे पूरा यकीन है उस दिन से हो गया है। इतवार के दिन सूरज ज्यादा शोखी से चमकता है। काम पर जाते रोजनामचे की ऊप से ऊँघे पर डर के मारे तेज कदम चलाते लोगों पर चमक कर उसे लगता होगा चींटियों के मशीनी दल पर चमक रहा है। मजा किरकिरा हो जाता होगा। निकलता तो हर दिन है बेचारा, नियति है उसकी, पर बेमन से। रविवार को जरा तबीयत से चमकता है। धूप चटक चटक कर झरती है। लगता है सूरज को भी आलसियों से हमदर्दी है। किस फक्कड़ को आसमान पर टांग दिया। घरेलू पोशाकों में अधसोए अलसाए बंदों पर इतवार को धूप क्या दानिशमंदी से गिरती है। कंजूस की मुट्ठी खुलती है तो ऐसे ही ललक कर। कभी कभी की बात हुई, मैं 10 बजे से पहले ही रिहर्सल के लिए हॉल में पहुंच गई। इस नाटक के रिहर्सल में शामिल होना मेरे लिए काम नहीं है, आराम, सुकून और घुमक्कड़ी का हिस्सा है। क्या ऐसा उसकी वजह से है? मैं वहां पहुंची तो देखा काफी लोग मुझसे पहले आए हुए हैं। सब के सब हॉल के दरवाजे के बाहर खड़े धूप सेक रहे हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार सबका अपना अपना अलग। उसे किसका इंतजार है? हो सकता है पहले सब दरवाजे पर खड़े धूप का इंतजार कर रहे हों। निकल आई तो आगे बढ़ जाए, पर इंतजार बना रहा धूप के टिके रहने तक।
या किसी और का? वह किसका इंतज़ार कर रहा है? मैं 2 कदम आगे बढ़ी और ठीक उनके सामने आई। सबसे पहले मुझे वह दिखा, औरों से अलग, जैसे सायों से घिरा, निपट, अकेला इंसान हो। आज पहली बार मैंने उसे धूप में देखा। रोज देखती आई हूँ, शाम के झुटपुटे में या रात के घिरते अंधेरे में। रिहर्सल शाम 6 से रात 9-10 बजे तक चला करती है। मैंने देखा उसके चेहरे का रंग मोतिया नहीं, सुनहला है। यूरोपीय लोग शायद उसे टैन कहते हैं। उसकी आंखें भूरी नहीं, हरी हैं। अंगूरी नहीं, पूरी तरह हरी वे नहीं हैं। शायद हैं तो भूरी ही, बस बार बार ज़मीन फोड़कर हरे रंग की लपट कौंध जाती है। तुमने आग की लपट देखी है ना, मोमबत्ती की लौ? दूर से वह लाल लाल दिखती है, पर नीचे एक नीली लौ रह रह कर दमक उठती है। उसकी आंखों के भूरेपन को ठेलकर वैसे ही हरी रोशनी चकमक कर रही है। अंगूरी चिराग बार बार मन में बजने लगा। ऐसी कोई चीज होती है क्या? उसके घने लहरदार बालों को भी तो मैं हमेशा हल्के प्याजी रंग के समझती आई हूँ, वे भी सुनहले हैं। निखरे दम के सुनहले, घनी दोपहरी में चमकते समुद्र तट के रेतीले कगार की तरह। मैं एकटक उसे देखती रही। धीरे धीरे उसके चारों तरफ से धूमिल साए भी मिट गए। मुझे लगा ठाठे मारते समुद्र के बीच निर्जन रेतीले टापू पर वह अकेला खड़ा है। अरे, मैंने सांस खींचकर कहा, धूप में तुम कितने अच्छे लगते हो। अब तक हमेशा तुम्हें रात को देखा है। उसने चौंक कर मुझे देखा और देखता ही गया। हमारे पास से हवा सीटी की तरह बजकर निकल गई। अचरज से कांपकर अनेक कलों से एक साथ सांस बाहर उड़ी थी। इर्द गिर्द खड़े साए सर्द बुतों में तब्दील हो गए थे। सीटी के बाद गहरी चुप्पी छा गई। मैंने देखा बहुत सारी आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं समझ गई मैंने कितना गलत वाक्य बोल दिया है। तुम तो जानते हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सोचकर तो मैंने बोला नहीं, बस बात जबान पर उभरी और खुद ब खुद फिसल गई, सूरज से झरती धूप की किरण की तरह। मैं शर्म से लाल हो गई। वह मुस्कुराया, बदन को कमर से झुकाया और कहा, आपका गुलाम काउंटेस आज से पूरी कोशिश करेगा कि रात को भी इतना ही अच्छा लग सके। एक सम्मिलित ठहाका गूंजा। चुप साधे बुत बने साए हंस पड़े। फिजा बदल गई, धूप निखर आई, मैं हंसती। उसने मुझे मनु से फ्रांसीसी काउंटेस बना दिया। अब मैं चाहे तो जो कहूँ या करूँ, मेरे साथी अदाकार अचरज नहीं कर सकेंगे। हम रिहर्सल के लिए हॉल के भीतर चले आए। दरवाजे पर ही एक आदमकद आईना लगा है। आते जाते उसमें सूरत देखनी ज़रूरी हो जाती है। आज देखा तो मैंने बदन को कमर से झुका कर कहा, आपका गुलाम काउंटेस। वह खिलखिला कर हंस पड़ा, बोला, बाकी अभिनय मंच पर काउंटेस। पकड़े जाने पर मैं लाल तक नहीं हुई। क्या सूझा मुझे आज कि आदम कद आईने के सामने जाते जाते मैं ठिठकी
और झटका देकर अपने लंबे काले बाल पीठ पर छितरा दिए। बड़ी बेरहमी से खींचकर लंबे घने बालों का ऊंचा जूड़ा बांधा करती हूँ मैं। आज जाने क्या हुआ कि सहसा उसका बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया। जूड़े में खोसे 1 दर्जन पिन एक एक करके मैंने निकाले और खिड़की के बाहर फेंक दिए। फिर क्या था, गर्दन को जरा सा झटका दिया और लुढ़क पुढ़क कर बालों का ढीला टीला पीठ पर धराशायी हो गया। घूर कर अपनी सूरत मैंने आईने में देखी। नहीं, मैं फ्रांसीसी काउंटेस किसी हालत में नहीं लग रही। तब ज़रूर बस मैं दिख रही होंगी, पर पहले कभी क्यों नहीं दिखी यूँ। रॉक ऑफ जिब्राल्टर फट गया। पीछे से आवाज़ आई। मैं एक चक्कर घूम गई। मुझसे कुछ कहा आपने? सर्द आवाज़ में मैंने पूछा। जी नहीं, उसने कहा अपने से। मैं सोच रहा था रॉक ऑफ जिब्राल्टर ज्वालामुखी नहीं है, फटा कैसे? क्या मतलब? आपने जूड़ा बांधकर अपना चेहरा दर्पण में देखा है? जी हाँ, रोज़ देखती हूँ। थी जी। आप भूल कैसे गई? इस वक्त आपने जूड़ा नहीं बांधा हुआ। मैंने वापस घूमकर अपना अक्स आईने में देखा, कुछ मुग्ध भाव से। जूड़े में तो बिल्कुल रॉक ऑफ जिब्राल्टर दिखती हो। पीछे से आवाज़ आई। क्या मतलब? मेरी त्योरी चढ़ गई। नहीं नहीं, नाराज मत हो, मैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर की बहुत इज्जत करता हूँ। है जो इज्जत के काबिल, पर आपको नहीं लगता वह शेष औरत के बजाय पत्थर पर ज़्यादा फबती है? वह शेप औरत के बजाय पत्थर पर ज़्यादा फबती है, नहीं? मैं उसकी तरफ देखती रही। रॉक ऑफ जिब्राल्टर ज्वालामुखी नहीं है, उसने फिर कहा, पर अब उसकी आवाज़ में वह गर्मजोशी नहीं थी। मैंने अपनी आंखें झपकाई तक नहीं, वैसे ही एकटक उसे देखती रही। ऐसे मत देखो, उसने कहा। क्यों? मेरी दृष्टि स्थिर रही। कुछ भी हो सकता है। क्या? कुछ भी। मैंने आंखें नहीं झुकाई। हवा में कैंची चमकी। दाहिनी तरफ के मेरे बाल फर्श पर बिखरे पड़े थे। हक्का बक्का खड़ा वह उन्हें देख रहा था। कैंची हमारे बीच चमक रही थी। मेरी नज़र उस पर जमी हुई थी। बदन सुन्न पड़ गया था और पहली बात जो मेरे मुंह से निकली बिल्कुल बेतुकी थी। तुम हर वक्त कैंची हाथ में लिए घूमते हो? मैंने कहा। नहीं, वह तो मैं स्टेज की प्रॉपर्टीज़ ठीक करवा रहा था, उसने हकला कर कहा। मेरी नज़र कैंची से फिसलकर फर्श पर बिखरे बालों पर गई, फिर दाहिने कंधे तक लटकते बाकी बचे अपने बालों पर, और मेरे सुन्न बदन में गुस्से की गर्मी दौड़ गई। हाय, बरसों की मेहनत से पाली मेरी भारतीयता। चील की तरह झपट कर मैंने उसके दोनों कंधे दबोच लिए और नुकीली आवाज में कहा, तुमने मेरे बाल काट दिए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसका चेहरा बेचारगी से पुत गया। दोनों हाथ सामने फैलाकर उसने कंधे झटक दिए और हिचकते हुए कहा, पता नहीं कैसे हो गया, तुम मेरी तरफ देख रही थी तो तुम देखती ही चली जा रही थी। उसने फिर लाचारी से हाथ फैला दिए। कैंची हवा में चमक गई। अब क्या होगा? मेरी आवाज़ भारी होकर टूट गई। अब तो कोई चारा नहीं है सिवाय इसके मैं दूसरी तरफ से बाल भी काट दूं। उसने बेहद मासूमियत और मुलायमियत से पूछा। मैं ज़ोर से रो पड़ी।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, रोते रोते मैं चिल्लाई। उसने एकदम मुझे छाती से लगा लिया, मेरा सिर चूम कर बोला, रो मत प्यारी बच्ची, रो मत। मैं तुम्हें कलकत्ते के सबसे बेहतरीन हेयर ड्रेसर के पास ले जाऊंगा। तुम कितनी खूबसूरत लगोगी, पहले से भी ज़्यादा, परियों की राजकुमारी की तरह। और ना लगी तो मैंने सुबक कर कहा, तो तुम मेरा सिर कटवा देना, उसने संजीदगी से कहा। मेरा रोना थम गया। सच, उसने कहा, अपना सिर मैं खुद काट दूंगा, अहद करता हूँ, बस तुम अब और रोना मत प्लीज़। मैं हंस दी। तय कौन करेगा मैं सुंदर लगी या नहीं, मैंने पूछा। मैं। तुम? मैंने शुरू ही किया था कि वह बोल पड़ा, नहीं नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई और, कोई भी, पर दोबारा रोना नहीं। मैंने बाईं तरफ के अपने बाल उसके आगे फैला दिए। अब तो और मुसीबत हो गई। कटे बालों से दर्पण देखती हूँ तो बिल्कुल भूल जाती हूँ, ऐसा भी होता है। जो मन में हो उसे छिपाना भी पड़ता है बेरहमी से, और जो न हो उसे कहने का बोझ तो बराबर ढोना पड़ता है जिंदगी में। अब मैं क्या करूं, तुम ही बतलाओ, जब याद ही नहीं रहता एकदम। नाटक की रिहर्सल चल रही थी। अपना पार्ट पढ़ो, किसी ने कहा था। अगर तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया तो अफ्रीका जाकर गैंडे मारने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा, एक अदाकार ने पढ़ा था। सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी थी। दोस्तों, एक अद्भुत उपन्यास है चकोब्रा, और ये मृदुला गर्ग के बहुचर्चित उपन्यास की नवीनतम शायद प्रति है, जिसमें उनके उस प्रकरण का भी उल्लेख है जहां उन पर इस उपन्यास के लिए अश्लीलता का आरोप लगा था, जबकि अब कितना कुछ अश्लील लिखा जा रहा है। लेकिन जो मैंने पढ़ा वो हिस्सा देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत था, ऊष्मा और आवेग से भरा हुआ, और बहुत से हिस्से हैं आगे, लेकिन वाह। और आपने सूरज का वर्णन सुना कि वो कितना खूबसूरत था, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उससे पहले चाँद और चाँद के आसपास के घेरे की बहुत लंबी बातें हुई हैं। तो मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। ये टिप्पणी नहीं है, हल्की हल्की बिखरी बिखरी छोटी सी बात जो मैं कहना चाहती थी कि कितना खूबसूरत भाषा का और माहौल का एक पूरा चंदोवा खड़ा किया गया है लेखिका के द्वारा। धन्यवाद।